पोर्टफोलियो में जब सुज़लॉन, IRFC, आइरेडा, आइकॉन या RVNL जैसे शेयर हों और दिल में लगातार ये सवाल चल रहा हो कि भाई शेयर ले तो लिया पर अब इसे बेचें या होल्ड करें, तो खैर आज का ये एक्सप्लेनर किसी गेम चेंजर से कम नहीं होगा। देखिए, जब बढ़िया स्टॉक्स अचानक लाल निशान में दिखने लगते हैं तो घबराहट तो होती ही है, लेकिन आज इस चर्चा में उस पैनिक को एक बेहतरीन और क्लियर स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी में बदला जाएगा। क्योंकि हर गिरावट एक जैसी बिल्कुल नहीं होती। कभी कभी गिरावट एक शानदार मौका होती है तो कभी एक बहुत बड़ी चेतावनी। तो चलिए बिल्कुल गहराई में उतरते हैं और इन पांचों लीडिंग स्टॉक्स के पीछे छुपे ठंडे और सच्चे डेटा का विश्लेषण करते हैं। हवा में बातें करने से बेहतर है डेटा को आधार बनाकर सच्चाई समझना। तो आज का रोड मैप एकदम क्लियर है। सबसे पहले द एनालिटिकल फ्रेमवर्क, उसके बाद बात होगी रिन्यूएबल्स की जिसमें सुज़लॉन और IREDA आते हैं। फिर चलेंगे रेलवेज यानी IRFC और RVNL की तरफ। चौथे हिस्से में इंफ्रास्ट्रक्चर और IRCON और आखिर में एक बहुत ही जरूरी सेफ एवरेजिंग स्ट्रैटेजी ऑफ फाइनल वर्डिक्ट। चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द एनालिटिकल फ्रेमवर्क, बिजनेस, अर्निंग्स और चार्ट। देखिए, शेयर मार्केट में उम्मीद और अंदाजे नहीं चलते। एक सही फैसले के लिए कंपनी का बिजनेस, उसकी अर्निंग्स और चार्ट क्या कह रहा है, इन 3 कड़े नियमों को अपनाना ही पड़ता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, रिन्यूएबल्स, सुज़लॉन एनर्जी वर्सेस आइरेडा। इस हॉट सेक्टर में मजेदार बात यह है कि ये दोनों ही कंपनीज बिल्कुल अलग-अलग रिस्क प्रोफाइल पेश करती हैं। अब Q1 FY27 के इन नेट प्रॉफिट ग्रोथ फिगर्स को देखें तो कहानी सच में बहुत हैरान करने वाली है। एक तरफ सुज़लॉन का रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन फिर भी नेट प्रॉफिट 6% गिरकर 305 करोड़ रह गया। वहीं दूसरी तरफ IREDA ने तो कमाल ही कर दिया। स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट में सीधे 37% का बड़ा जंप और प्रॉफिट 337.5 करोड़ तक पहुंच गया। ये फिगर्स अपने आप में पूरी कहानी बयान कर देते हैं। अब इस डेटा के बाद इन दोनों को कहां रखा जाए? खैर, सुज़लॉन सीधे तौर पर एक हाई रिस्क हाई वॉलेटिलिटी वाली ग्रोथ स्टोरी है। इनके पास 6.1 गीगावाट की बहुत मजबूत ऑर्डर बुक जरूर है, लेकिन असली चिंता उस ऑर्डर को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने की है, जिस पर नजर रखनी ही होगी। वहीं IREDA एक रिलेटिव स्ट्रेंथ और ग्रोथ स्टोरी है। इनके नंबर्स बहुत सॉलिड है, लेकिन एक बढ़िया बिजनेस हमेशा हर कीमत पर अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित हो, ये जरूरी नहीं। IREDA के वैल्यूएशन और इसके भारी उतार चढ़ाव को देखकर सावधानी बरतनी पड़ेगी। टेक्निकल्स पर आए तो सुज़लॉन के लिए 50 से 55 रुपए वाला जोन एक काफी क्रूशियल इमीडिएट सपोर्ट है। 60 के ऊपर निकलने पर ही इसमें मोमेंटम लौटेगा। वहीं आइरेडा के लिए 115 से 120 रुपए का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ निष्कर्ष क्या निकला? यही कि पैनिक में आकर हर गिरावट पर एवरेजिंग करने से बेहतर है एक शांत होल्ड और स्टैगर्ड अप्रोच अपनाया जाए। तीसरा हिस्सा है रेलवेज IRFC वर्सेस RVNL। मार्केट के सेंटिमेंट को लंबे समय तक अपने फेवर में रखने के लिए सिर्फ ठीक ठाक मुनाफा काफी नहीं होता, मोमेंटम और जबरदस्त एग्जीक्यूशन दोनों की जरूरत होती है। यहाँ इन दोनों दिग्गज स्टॉक्स की Q1 नेट प्रॉफिट ग्रोथ देखी जाए तो दोनों के फंडामेंटल्स एकदम ठोस लगते हैं। IRFC ने 1927 करोड़ का हेवी प्रॉफिट यानी PAT रिपोर्ट किया है, जो कि एक स्टेडी ग्रोथ है, और RVNL ने तो और भी शानदार मार्जिन के साथ 18.5% की ग्रोथ दिखाते हुए 159.36 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है। लेकिन नंबर्स अच्छे होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मार्केट तुरंत रिएक्ट करेगा। IRFC असल में एक स्टेबल रेलवे फाइनेंसिंग स्टोरी है। ये कोई लॉटरी स्टॉक नहीं है कि रातों रात पैसा डबल हो जाए। फंडामेंटल्स ठीक है, पर प्राइस मोमेंटम अभी गायब है, इसलिए यहाँ वेट फॉर कंफर्मेशन जरूरी है। वहीं RVNL एक रिकवरी और एग्जीक्यूशन स्टोरी है। ग्रोथ बढ़िया है, पर आगे की कहानी पूरी तरह से नए ऑर्डर्स आने और उनके जमीनी एग्जीक्यूशन पर टिकी है। यहाँ स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट बहुत अहम हो जाता है। अब इनके चार्ट डेटा को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। IRFC का इमीडिएट सपोर्ट 90 से 95 रुपए के आसपास है। जब तक 115 का स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं होता, मोमेंटम आना मुश्किल है। RVNL पर तो खास नजर होनी चाहिए। इसका इमीडिएट सपोर्ट 220 से 225 रुपए है। एक बहुत ही क्लियर वार्निंग ये है कि अगर RVNL 220 के नीचे फिसलता है तो नई खरीदारी को तुरंत बिल्कुल रोक देना चाहिए। बिना ट्रेंड समझे कूदना बहुत महंगा पड़ सकता है। अब चलते हैं चौथे हिस्से पर, इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें फोकस रहेगा IRCON इंटरनेशनल पर। ये एक काफी दिलचस्प टर्न अराउंड स्टोरी साबित हो सकती है, पर इसके लिए सब्र चाहिए।
सिर्फ 164 करोड़ रुपए। 1956 करोड़ रुपए के इतने बड़े कंसोलिडेटेड रेवेन्यू के बाद भी आईआरकॉन का Q1 नेट प्रॉफिट बस यही रहा। जब कोई स्टॉक अपने 52 वीक हाई से गिरकर 126 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा हो तो फंडामेंटल एग्जीक्यूशन, उसके मार्जिन और ऑर्डर बुक्स को लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रैक करना इंतहाई जरूरी हो जाता है। टेक्निकली देखा जाए तो आईआरकॉन का मेजर सपोर्ट एरिया 115 से 120 रुपए के बीच है। यहाँ सीधी सी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, होल्ड या वेट। देखिए, सच्चाई ये है कि जब कोई स्टॉक लगातार लोअर हाइज बना रहा हो ना, तो बस इसको पकड़ के बैठे रहो वाली सो कॉल्ड स्ट्रैटेजी बिल्कुल काम नहीं आती। नई खरीदारी तभी समझदारी है जब ये 130-135 का इमीडिएट रेजिस्टेंस पार करके टेक्निकली अपनी ताकत दिखाए। अब आता है पांचवा और सबसे जरूरी हिस्सा, सेफ एवरेजिंग स्ट्रैटेजी। किसी शेयर में फंसी हुई कैपिटल को बचाने का सबसे असरदार फ्रेमवर्क। देखिए, अक्सर गलती ये होती है कि शेयर गिरते ही एक दिन में ही सारा पैसा उसमें झोंक दिया जाता है। ये बिल्कुल नहीं करना है। इसको रिस्क मैनेज्ड तरीके से 4 हिस्सों में बांटना चाहिए। 25% अभी लगा सकते हैं, अगला 25% तब जब चार्ट पर सपोर्ट का सही कंफर्मेशन मिल जाए, उसके बाद 25% तब जब कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कंफर्म हो, और आखिरी बचा हुआ 25% तभी लगाना चाहिए जब कंपनी का फंडामेंटल ट्रेंड सच में वापस ताकतवर दिखे। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो किसी भी पोर्टफोलियो को तबाह होने से बचा सकती है। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, फाइनल वर्डिक्ट, री-इवैल्यूएटिंग द पोर्टफोलियो। इस सारे गहरी चर्चा का आखिर मतलब क्या निकला? बात सीधी सी है, सिर्फ एक शेयर के गिरने से कोई इन्वेस्टमेंट खराब नहीं हो जाता। एक इन्वेस्टमेंट तब खराब होता है जब बिना वैल्यूएशन देखे खरीदारी हो, बिना किसी स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग की जाए, या फिर ठोस डेटा के बजाय बस अंधे उम्मीद के सहारे स्टॉक को होल्ड किया जाए। तो अगली बार जब भी कोई बढ़िया स्टॉक 20 से 30% गुल्टे लगाए ना, तो पैनिक में आने के बजाय ये 3 सुनहरे सवाल सामने रखने हैं। पहला, क्या कंपनी का बिजनेस अभी भी मजबूत है? दूसरा, क्या कमाई या अर्निंग्स में ग्रोथ जिंदा है? और तीसरा, चार्ट क्या कह रहा है? अगर इन तीनों का जवाब हाँ है तो वो गिरावट एक जैकपॉट मौका हो सकती है, लेकिन अगर जवाब ना में है तो गिरावट में खरीदना एक भारी भूल साबित होगी। तो अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या पोर्टफोलियो में पड़े स्टॉक्स इन तीनों पैरामीटर्स पर पूरी तरह से खरे उतरते हैं? इन्हीं जरूरी सवालों के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को यही विराम देते हैं। अगली डीप डाइव से पहले इन्हीं फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल करके होल्डिंग्स का क्रिटिकल रिव्यू जरूर होना चाहिए।